सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। आइए बढ़ते हैं आपके सेशन की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के लिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत सेवा मंडल की स्थापना की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत सेवा मंडल की स्थापना 1905 में की गई थी। और ये जो की गई थी 1905 में, वो की गई थी आपकी पूना में। ठीक है, कहाँ की गई थी? पूना में की गई थी। और करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर रखेंगे, भारत सेवा मंडल 1905 पूना में स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए मित्र, बढ़ेंगे अपने आंसर की तरफ। बताएंगे आप सभी लोग कि दशावतार मंदिर के बारे में कौन कौन से कूट सही हैं। पहला कूट कह रहा है कि दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कूट आपका बिल्कुल सही है। द्वितीय कूट है कि दशावतार मंदिर बेसर शैली में बना उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, तो ये भी आपका कथन सही है। तृतीय कूट कह रहा है कि दशावतार मंदिर की स्थापना राष्ट्रकूट राजाओं या वंश के राजा ने की थी, तो ये कूट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा नहीं किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी गुप्त राजाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है कि मुगल शासन के दौरान जब्ती प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप याद रखेंगे, जब्ती प्रणाली को अकबर ने अपनाया, ये कथन आपका सही है। जब्ती प्रणाली में भूमि के उत्पादन का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था, तो यहाँ पर 1/4 भाग नहीं लिया जाता था, 1/3 भाग लिया जाता था, तो ये आप याद रखेंगे। जब्ती प्रणाली एक महंगी और दोषपूर्ण प्रणाली थी, ये भी आपका कथन सही है। तो कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका बनेगा कथन 1 और कथन 3, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों, सी यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन, तो आप याद रखेंगे 1 और 3 कथन आपके सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह कथन जो 4 दिए गए, ये किस व्यक्ति के बारे में कहे गए हैं? पहला है कि इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया था, यानी इन्होंने वेदों में जो क्रियाकलाप दिए गए उनका इन्होंने घोर विरोध किया था। द्वितीय कथन है कि यह एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तृतीय कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और चौथा कथन है कि इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये जो चारों कार्य जो किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? तो सभी मेरे साथ याद रखेंगे, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों पॉइंटों को आपको याद रखना है कि राजा मोहन राय ने कौन कौन से कार्य किए थे। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। आपको केवल सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। दूसरा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव NG रंगा था। तो ये दोनों ही कथन सही है, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ेंगे हम ऑप्शन की तरफ। जब ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित की गई समांतर सरकार के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और दिए गए कूट के अनुसार आपको रिप्लाई देना है कि क्या क्या इसका आंसर होगा।
तो आइए बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पहला कह रहा है कि बलिया में चित्तू पांडे ने पहली समांतर सरकार की स्थापना की थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सही पूछा है कि गलत पूछा है, पहले आप ये देखिए। ये कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हमने विचार किया, सही कूट के माध्यम से सही का चयन करना है। तो आपको सही का चयन करना है दोस्तों, ठीक है, सही कथन का चयन करना है। तो 8वां प्रश्न है, तो इस प्रकार जब हमने देखा कि बलिया में चित्तू पांडे ने पहली समांतर सरकार की स्थापना की थी, तो आप सभी को याद रखना है कि ये बिल्कुल सही कथन है। द्वितीय कह रहा है कि बंगाल के मिदनापुर में तामलुक में सर्वाधिक दीर्घजीवी समांतर थे। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ मिदनापुर नहीं होगा, यहाँ पर सतारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर सतारा हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। तीसरा है कि सतारा में जाति सरकार की स्थापना की गई। तो ये गलत हो जाएगा, सतारा में नहीं की गई थी, तो यहाँ पर मिदनापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिदनापुर हो जाएगा। मिदनापुर में जाति सरकार की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार दो भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया कि भारत में राष्ट्रीय आय के नापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो मित्रों याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय जब मापी जाती है तो कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय आपकी आय विधि का प्रयोग किया जाता है, और अगली आपकी व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर लागत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित की गई अवधारणा है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महबूब उल हक इनके द्वारा क्या दिया गया था, तो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा थी वो विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित समितियां तथा उनके कार्य क्षेत्रों के संबंध में विचार करें। एक तरफ समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समितियां अपने कार्य क्षेत्र के साथ सही में सुमेलित हैं, ये आपको बताना है कि जो 4 समितियां दी गई इनमें से कौन कौन सी सही सुमेलित है। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न आप सभी के बीच है, तो आप याद रखेंगे DR गोडगिन समिति का जो संबंध है वो वित्त कृषि वित्त से है। आपकी गलत हो जाएगी, चौथी भी आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपकी सही है। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने 12वां कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमन कुंजर नेट्स को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। आपसे पहले ही कहा गया कि गलत कथन कौन सा है, इसका आपको चुनाव करना है। तो साथियों याद रखेंगे, इसमें जो गलत कथन है वो आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के अंतिम आंकड़े देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों के द्वारा प्राप्त के साथ संकलित किए जाते हैं। तो ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों ही आपके सही आंकड़े हैं। तो हो सके तो आप एक बार इन तीनों ही आंकड़ों को अवश्य पढ़ के जाएं एग्जाम देने से पहले, ठीक है। इनका जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको ये सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं और आप इनका रिवीजन करके एग्जाम देने जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया 14वां कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ नहीं की गई थी। याद रखेंगे, इनमें से कौन सी योजना 2015 में प्रारंभ नहीं की गई थी। मिशन इंद्रधनुष की अगर बात की जाए इस योजना की, तो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 15 दिसंबर 2014 को की गई थी। कब की गई, 15 दिसंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। बाकी मुद्रा योजना 2015 में प्रारंभ हुई, स्मार्ट सिटी योजना 2015 में प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 में प्रारंभ हुई। तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में प्रारंभ हुई योजना है। अगला प्रश्न है इतिहास। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास अभिजात तंत्र की कब्रगाह है, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था। इतिहास अभिजात तंत्र की कब्रगाह है, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी के बीच ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन कह रहा है कार्ल स्मॉल, पेरेंटो और मैं कायवाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा था, तो पेरेंटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है यदि हम सर्दियों में अंगीठी के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, ये गर्मी किस कारण से हमें अनुभूत होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये विकिरण के माध्यम से हमको गर्मी लगती है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए बी में क्या गलती है, तो आप याद रखेंगे ये कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें ध्वनि के वेग से चलती हैं। जब क्या आप याद रखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं, ना कि ध्वनि के वेग से। ठीक है, किसके वेग से चलती हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, प्रकाश के वेग से चलती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। पहला कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका सही कथन है। दूसरा भी सही कथन हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं। तृतीय एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, गामा किरणें, माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो सिलिकॉन होता है ना, इसका जो उपयोग किया जाता है वो 4 ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, ग्रीस बनाने में किया जाता है, विद्युत अवरोधक में किया जाता है, वाटर प्रूफ मटेरियल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी में किया जाता है। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि यदि लाल लिटमस को नीला हो जाए तो इसका तात्पर्य क्या होता है। जी मित्रों, लाल लिटमस अगर नीला हो जाए तो इसका तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर विलयन क्षारीय होगा तो लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। आइए एक एक करके सारे कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन आप देखेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि डायटम जल में पाए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। दूसरा, कीटों में श्वसन वातन तंत्र द्वारा होता है। तीसरा कि विटामिन डी एक हार्मोन है। चौथा कि प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है। हमें तो गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो साथीगण याद रखेंगे प्याज में सल्फोनिक अम्ल नहीं पाया जाता, यही आपका गलत कथन हो जाएगा 20 का। ये भी आपका कथन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न, आर्सेनिक 74 चिकित्सकीय उपयोग में होता है, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे इसका उपयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के, अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो साथियों याद रखेंगे जो अनानास होता है ना उसका कौन सा भाग खाने के लिए होता है, तो परदल पुंज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो इनमें से जो दिए ऑप्शन में सब टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एबिसिसिक एसिड ये आपके पौधों की जो वृद्धि को रोकने में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी तीनों कथन कैसे हैं, ये सत्य हैं। तो आपको क्या करना है, सत्य कथन वाले याद रखने हैं। पहला, तीसरा और चौथा, ए सी डी ये तीनों ही याद रखने हैं। दूसरा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृति के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। या मित्रों, संस्कृति के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो संस्कृति होती है ना, ये संस्कृति भाषा नहीं, संस्कृति जो अपनाई जाती है व्यक्तियों के द्वारा, ये एक अर्जित की जाती है। ठीक है, संस्कृति क्या होती है, अर्जित की जाती है, अपनाई जाती है। हमने मान ली ये वाली संस्कृति अपना ली, हमने ये वाली संस्कृति अपना ली, तो संस्कृति क्या होती है, अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में अधिकतम भूमिका किसकी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्पादन प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका होती है पूंजी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कि अपराध के भीतर व्हाइट रोल फॉर कॉलर क्राइम की अवधारणा पहली बार किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई थी। तो एक अवधारणा दी गई थी व्हाइट कॉलर क्राइम की, ये किस व्यक्ति के द्वारा दी गई अवधारणा है। एडविन सदरलैंड के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे सभी साथी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषक को पहचानना है। ये इन्वायरमेंट का सवाल है। द्वितीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। तो स्मोक हमारा द्वितीय प्रदूषक है, सल्फ्यूरिक एसिड द्वितीय प्रदूषक है, पराक्सीसिटिलीन द्वितीय प्रदूषक है नाइट्रेट वाला। तो
इस प्रकार 2, 3, 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न आप सभी के बीच ये रहा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों को उनसे होने वाले प्रभाव के साथ सही सुमेलित करना है। निम्नलिखित कूट से सही का आंसर भी आपको देना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से सही मेल को पहचानिए, कौन कौन से सही मेलित हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आप सभी के बीच दिए गए हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आप सभी के बीच दिए गए हैं, इनको आपको पहचानना है, फिर उसके बाद आपको टिक करना है। अगर बात करें मीथेन की, तो क्या मीथेन अम्ल ऊर्जा है? इसी प्रकार आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैंसर का कारण है, ओजोन श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, सीसा तंत्र की समस्या है, रेसे फेफड़ों पर दुष्प्रभाव है। आप इनमें से बताने कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न आप याद रखेंगे, प्रश्न नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं 29 और 29 में प्रश्न का जो सही सॉल्यूशन होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी देखिए तीसरा भी आपका सही सुमेलित है, चौथा भी आपका सही सुमेलित है और पाँचवा भी आपका सही सुमेलित है। यानी ओजोन श्वसन संबंधी समस्याओं से संबंधित है, सीसा तंत्र की समस्याओं से संबंधित है, रेसे फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, बात करें यहाँ पर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा CFC का संबंध किससे है, ओजोन परत से संबंधित है, ना कि कैंसर से संबंधित है। अगर मीथेन की बात की जाए यहाँ पर साथियों, मीथेन की, तो इस मीथेन के कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है, ना कि अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो कभी आपसे पूछ ले कोई कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो याद रखेंगे अम्ल वर्षा होती है आपके सल्फर के कारण। ठीक है, किसके कारण, सल्फर के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न आप सभी के बीच है कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, यानी टेरी कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 योजना दी गई हैं, उनकी डेट के अनुसार आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। बात करेंगे यहाँ पर हिम तेंदुआ की, तो ये कब आई थी, तो सभी साथी याद रखेंगे हिम तेंदुआ आपका 2009 में आया था। कब आया था, 2009 में। लाल पांडा की बात की जाएगी तो ये आपका 1997 में आया था। एलिफेंट की बात की जाएगी, प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो 1992 में आया था। ठीक है, यहाँ पर टाइगर की बात की जाएगी, प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 में आया था। तो इसी प्रकार सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों आपको डेट याद रखनी है कि हिम तेंदुआ योजना किस वर्ष आई, लाल पांडा योजना किस वर्ष आई, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष और प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 32वां प्रश्न है और ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, बताएंगे इनमें से कौन कौन सी वनस्पति इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों आप बढ़ेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक तो आपकी यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। 2 और 3, 2 पे यानी साल और 3 आपके बांस, ये हरित के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, किसके अंतर्गत नहीं आते, तो आप यहाँ देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। एक तो साल वृक्ष शामिल नहीं है, दूसरे बांस के वृक्ष शामिल नहीं है। रोजवुड और आबनूस ये इसके अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है कि महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। दोस्तों आप याद रखेंगे भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में, कि बंगाल की खाड़ी में, कि तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मन्नार की खाड़ी में। बताना है कहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे प्रवाल भित्ति जो आपकी पाई जाती हैं वो आपकी देखिए मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अरब सागर में पाई जाती हैं। कहाँ पर, अरब सागर में पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी भी अरब सागर में ही है, आप मान के चलें तो, और आपकी कच्छ की खाड़ी भी अरब सागर में ही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने
हरित ऊर्जा के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरित ऊर्जा के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 2025 में हरित ऊर्जा के निर्यात के लिए सिंगापुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 37 में, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, उसके बाद दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला कथन है कि भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की सेना ने पहली बार त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया। द्वितीय कि भारत की तरफ से भारतीय नौसेना के जहाज INS तलवार ने भाग लिया। तृतीय कि ये युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका केवल पहला कथन सही हो जाएगा। केवल पहला कथन आपका सही होगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, पहले तो पहले कथन को पढ़ें। ये पूछा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की सेना ने पहली बार त्रिस्तरीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया। तो ये युद्धाभ्यास तंजानिया में आयोजित किया गया था, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत की तरफ से नौसेना की यहाँ पर जो तरकश थी उसने भाग लिया था, ना कि तलवार ने भाग लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी गलत था, ये भी गलत था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन तीनों देशों की सेनाओं ने भाग लिया था, परंतु इसका जो आयोजन हुआ था वो आपके तंजानिया में हुआ था, और भारत की तरफ से तरकश ने भाग लिया था, ना कि तलवार ने भाग लिया था। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच बताएंगे कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ मित्रों, अभी हाल ही में डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मछली के उत्पादन में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसके बाद आपको बताना है, ये पुरुष हॉकी की बात हो रही है। यहाँ पर पहला कथन है कि पुरुष हॉकी टीम विश्व कप का 2023 में 15वां संस्करण आयोजित किया गया। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। मनप्रीत सिंह को इसका कप्तान बनाया गया था और उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न कह रहा है कि जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की बनी है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली। जी हाँ दोस्तों, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जियोर्जिया मेलोनी बनी है, ठीक है, आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा? जी हाँ मित्रों, आपको बताना है किस देश में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगली पार्क विकसित किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो किया जाएगा ये दोस्तों आपका हरियाणा राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, मेघ चक्र जो ऑपरेशन है जो हाल ही में चर्चा में रहा था, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका संबंध है बाल यौन शोषण से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का आरंभ किस दिन किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 75 दिवसीय कार्यक्रम चला गया था टीकाकरण को लेकर, ये किस दिन प्रारंभ किया गया था? तो वो डेट थी आपकी 15 जुलाई 2022 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में ब्लॉक चेक तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ब्लॉक चेक की बात हो रही है, जो ब्लैक चेक बोलते हैं ना, ब्लॉक चेक। तो आप याद रखें दोस्तों, ये जो कार्य किया है ये किया आपका झारखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत अल नगा युद्धाभ्यास किस देश के साथ करता है? यानी भारत जो अल नगाह जो युद्धाभ्यास है ये किस देश के साथ करता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये भारत का ओमान के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी क्रम में बढ़ेंगे, हाल ही में प्रकाशित द इंडिया स्टोरी लेखक के बुक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिमल जालान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश वाला आप टिक करेंगे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तराई हाथी रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप टिक करेंगे। तराई हाथी रिजर्व की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य होगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि पहला होगा और जब यहाँ पर दूसरा होगा, तो यहाँ पर बोला गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रथम ना होकर ये द्वितीय भी होगा। तो इसका जो सीधा साधा प्रश्न बनेगा वो आप याद रखेंगे कि तराई हाथी रिजर्व की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी और उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना करने के साथ ही उत्तर प्रदेश का ये दूसरा हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? सभी साथी याद रखेंगे, भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां पर 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन कला संस्कृतियों को रखा जाएगा? तो ये जो म्यूजियम बनाया जा रहा है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो सभी साथ याद रखेंगे, ये राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसी बीच बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि वह मिड डे मील के साथ साथ 1ली से 5वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को नाश्ता भी उपलब्ध कराएगा? ये किस स्कूल में किया, कौन से राज्य में किया गया है ये कार्य? ठीक, तो याद रखेंगे ये जो कार्य किया जा रहा है ये आपके तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए बताएंगे कौन सा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि ग्लोब यूथ क्लाइमेट सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए। पहला कथन है कि ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र में किया गया था। दूसरा है कि ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको टिक करना है। साथ ही याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर दूसरा। पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब पहला गलत कैसे हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र में किया गया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसका आयोजन मिस्र में ना करके ये बांग्लादेश में आयोजन किया गया था। कहाँ पर? इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 55वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। पहला कथन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तो सबको पता है भाई, ये पहला सही है बिल्कुल। दूसरा है कि वह एक उग्र राष्ट्रवादी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी समर्थक थे। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो कभी क्रांतिकारी तो अब वही हुए ही नहीं थे। ठीक है, तीसरा आपका वह गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य रह चुके थे। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्गीज कुरियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियर के बारे में। ठीक है, पहला कथन दे रहा है यहाँ पर कि उन्हें भारत की श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। दूसरा, श्वेत क्रांति ने भारत के सभी राज्यों में शानदार सफलता हासिल की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये आपको टिक करना है।
दोस्तों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति भारत के सभी राज्यों में सफलता हासिल नहीं कर सकी थी। कुछ राज्य थे जहाँ पर इसका कार्य मतलब हुआ था अच्छे पैमाने पर, ठीक है। और इससे संबंधित एक ऑपरेशन भी चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच का नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन दूसरे को कारक कहा गया है। कथन कारक के आधार पर प्रश्न का सही आंसर आपको टिक करना है। कथन कह रहा है कि पौधे यूरिया से पोषक तत्व तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। कारण कह रहा है कि यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार कथन कारक दोनों को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पर निकले कि पहला और दोनों ही सही है और एक सही व्याख्या करता नहीं है, ठीक है। जो कथन है वो कारक की सही व्याख्या नहीं करता, परंतु दोनों ही सही है, कारक और कथन। इस प्रकार बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है 59वां कि एक ई पत्रिका सौरवान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 यह पत्रिका रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह युद्धों और उनके शहीदों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक नेताओं को समर्पित है। यह पत्रिका दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन करती है। सही कथन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे इसमें जो सही कथन होगा वो केवल पहला और दूसरा आपका सही कथन हो जाएगा, बाकी दोनों ही कथन आपके गलत हैं, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 60वां प्रश्न आप सभी के बीच, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है 60वां, आप यहाँ पर गौर से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है। भारत के सॉलिसिटर जनरल का परिश्रम संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार आपको टिक करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच का नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। इन कथन और कारक के आधार पर आपको टिक करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। कथन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अभिजात वर्ग ने भाग लिया था, और कारक कह रहा है कि अभिजात वर्ग अपनी जागीरें से बचाना चाहते थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। 62वां प्रश्न है कि सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण है कि शंकर नायर बंगाल विभाजन से दुखी थे। इस प्रकार 62 के क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां आपको टिक करनी है। आपके सामने 7 नदियां दी गई हैं, आपको बताना कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ दी गई हैं। ये सातों के सातों वो नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा पश्चिम दिशा में, माही, साबरमती, लूनी, ताप्ती, तवा और शरावती, ये सातों के सातों नदियाँ आपकी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये पूर्वी घाट होता है ये वाला, और इस पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है, उनको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन देखेंगे किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको प्रभावित करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आएंगी आपकी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ठीक है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद आपकी आएंगी नागर पहाड़ियाँ, उसके बाद आपकी आएंगी सेवरा की पहाड़ियाँ, उसके बाद आपकी पलानी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये सारी चीज़ें किस में दी गई हैं, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। यहाँ पर एक तरफ संपादक दिए गए हैं, दूसरी तरफ पत्रिकाएं दी गई हैं। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 66 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 66 है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3 आपका सही है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका लिखी थी, ठीक है, मराठा पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित या माफ़ कर सकता है। तीसरा, राज्यपाल मौत की सजा को कम कर सकता है। आपको इनमें से गलत कथन बताने हैं कि कौन कौन से कथन गलत है। तो याद रखेंगे, इसमें से कौन कौन से गलत कथन है। तो एक तो पहला कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मृत्यु दंड क्षमा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार पहला तो कथन गलत हो गया। बाकी दूसरा और तीसरा ये दोनों ही कथन आपके कैसे हैं, तो दोनों ही कथन आपके सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्गुण संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी निर्गुण संप्रदाय के बारे में आपको बताना है। देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि वे उन कवि संतों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने गुणों या रूपों के साथ भगवान की प्रशंसा करते हुए छंदों की रचना की। दूसरा, नानक और कबीर निर्गुण के प्रमुख समर्थक थे। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नानक और कबीर निर्गुण के प्रमुख समर्थक थे। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो ये दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि ये जो पहाड़ियाँ, पर्वत, दर्रे, इनको आप मैपिंग के अकॉर्डिंग कवर करें। अब आपको यहाँ पर पूछा गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे नीचे जो आपको मिलेंगी इलायची की पहाड़ियाँ मिलेंगी। उससे ऊपर थोड़ा आप जाएंगे तो सतमाला की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। उससे थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो मेघालय की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और उससे ऊपर आप जाएंगे तो बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोवा के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए, चारों कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद सही कथन का चयन करेंगे। तो दोस्तों 71 का आपको टिक करके बताना है कौन कौन से सही हैं। मुगलों के हिंदुस्तान के शासन होने पर इसे पुर्तगाली प्रभुत्व में लाया गया था। एक दूसरा है कि जब गोवा को पुर्तगालियों के प्रभुत्व में लाया गया तब अल्मीडा गवर्नर था। तीसरा, यह ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक रियासत थी और 1947 में के बाद स्वतंत्र हो गई। 1987 तक गोवा एक पूर्ण राज्य बन गया था। अब बढ़ते हैं इनके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आप सभी के बीच दिए गए हैं। ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे और फिर टिक करेंगे इसका कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर यह ब्रिटिश काल के दौरान एक रियासत थी और 1947 के बाद स्वतंत्र हो गई। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तीसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। और क्या क्या आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 3, ठीक है। अर्थात 1987 तक गोवा पूर्ण राज्य बन गया था। ये केवल सही है, बाकी सारे के सारे गलत कथन हैं। प्रश्न कह रहा है कि अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सभी मित्रगण याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 14 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 6 में है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है। 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा में आता है सबसे ऊंचा ज्वार। अगला क्वेश्चन है,
तंबोरा पर्वत कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में स्थित है। याद रखेंगे तंबोरा पर्वत। अगला प्रश्न है हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया धारा है या किस सागर में है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट की धारा और कैलिफोर्निया की धारा दोनों के दोनों आपके प्रशांत महासागर में है, अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारक करके आपको पढ़ना है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में अंतर्देशीय व्यापार सर्वाधिक होता था। कारण है कि अंग्रेजी बंगाल में युद्ध के दौरान अपनी शक्ति स्थापित कर लिए थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप कथन देखेंगे और उसके बाद आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही हैं और दूसरा पहले की व्याख्या करता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ पर बेरिंग जलसंधि दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भी ऑप्शन आप सभी के बीच लेकर आता हूँ मैं। ऑप्शन देखिए क्या और ऑप्शन आप सभी के बीच। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो जोड़ती है वो आपकी हरमुर्ज की जलसंधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीकरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे सीकरी मेले का आयोजन गाजियाबाद में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कथन और कारक में दिया गया है। कथन पढ़ेंगे फिर कारक पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कि मुगल काल में वतन जागीरी स्थानांतरित होती थी। कारण कह रहा है कि वतन जागीर पर राजाओं का आनुवंशिक हक होता था। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा किंतु दूसरा आपका सही है। क्यों? मुगल काल में वतन जागीर हस्तांतरित नहीं होती थी। ठीक है, जब यहाँ पर दिया कि हस्तांतरित होती थी तो यह गलत हो जाएगा पहला, दूसरा आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि डिगबोई रिफाइनरी असम में स्थित है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो एक तो आपको याद रखना कि डिगबोई रिफाइनरी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों असम राज्य में स्थित है। अब इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी जो स्थापना की गई थी डिगबोई रिफाइनरी की, ये की गई थी आपकी 1901 में, तो ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फायान किस शासक के शासनकाल में आया था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न के इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपके सामने कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप याद रखेंगे काराकोरम की सर्वोच्च चोटी ग्रेफर बूम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी K2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला कथन कह रहा है कि लद्दाख पर्वत काराकोरम को श्योक नदी अलग करती है। दूसरा है कि सिंधु की सहायक से बड़ी नदी श्योक नदी है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी ग्लेशियर बूम है। लद्दाख पर्वत की चोटी राकापोची है। याद रखेंगे अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को रिपीटेड कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काराकोरम की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2, यहाँ पर ग्लेशियर बूम गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर दर्जे दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। तो दोस्त याद रखेंगे बृहद हिमालय का विस्तृत नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा तक विस्तृत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बिना अधिकृत भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, बिना अधिकृत की बात हो रही है भारतीय क्षेत्र की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत पर स्थित हिमनद का सही क्रम है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोस्फीयर, ये दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे और दो ऑप्शन आपके सामने और हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काराकोरम पर्वत पर स्थित हिमनद का सही क्रम है हिस्पार, व्याफो, बाल्तोरो और सियाचिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों का सही क्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों का सही क्रम है,
तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नंदा देवी पर्वत चोटी की, उसके बाद कामेत पर्वत की, उसके बाद बद्रीनाथ की, उसके बाद केदारनाथ की। तो ये सारी की सारी आपकी उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? गलत वाला आपको टिक करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ दर्जे दिए गए हैं। गलत वाला टिक करना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसमें आपका जोजिला दर्रा नहीं है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है जोजिला दर्रा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में लेपुलेख और जेलेपला सिक्किम में। तो ये तीनों ही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 असुमेलित था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ घाटी दी गई है। सिक्किम की बात की जाएगी तो सिक्किम में कौन सी घाटी है? उत्तराखंड में कौन सी घाटी है? नागालैंड में कौन सी घाटी है? और जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सुमेलित नहीं है। अब क्यों सुमेलित नहीं है? तो कुल्लू घाटी की बात की जाएगी तो कुल्लू घाटी दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बाकी तीनों ही घाटियाँ आपकी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असुमेलित है, यानी कौन सा गलत है? दोआब और नदियाँ दी गई हैं। चलिए मित्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पहला कह रहा है चज दोआब। चज दोआब चेनाब और झेलम के बीच है, ये आपका सही है। दूसरा है विस्त दोआब। विस्त दोआब ब्यास और सतलज के बीच है, ये भी सही है। तीसरा आपका वारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच है, ये भी सही है। अगला है आपका रचना दोआब। तो रचना दोआब दोस्तों आपका किस किस के बीच है? तो देखिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपकी हो जाएगी रावी और चिनाब नदी। ठीक है, रावी और चिनाब नदी, ना कि सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आपसे पूछा कि सदिश राशि नहीं है, अर्थात अधिफ राशि होगी, और अधिफ राशि होगी तो उसमें आपको पता है वह नहीं होना चाहिए, तो आयतन हो जाएगा। सदिफ राशि में वह शब्द होता है, हर एक में है, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 94वां कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल के कारण। इसी बीच 96वां प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों जब किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो क्या होगा? तो दोस्तों आप याद रखेंगे वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या क्या। देखिए कथन कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जबकि कारण कह रहा है कि शीत ऋतु में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। जी हाँ दोस्तों, ए सही है परंतु आर गलत में वर्षा भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 में क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर भी कथन और निष्कर्ष के आधार पर आपको जवाब देना है। कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में बड़ी मात्रा में जान माल की हानि करते हैं। कारण कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत बंद सागरों पर अधिक लाभ प्रभावशाली होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं और पहला दूसरे की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे देखिए, इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और दिए गए। खुली सतह पर वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, द्रव्य का ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। इस प्रकार आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दोनों सही हैं, दूसरे की पहला सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसी प्रकार आपको फिर से टिक करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई सारे देखने को मिलेंगे आपको। 14 मई को श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल होती है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल नहीं होती। ठीक है, वो तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो याद रखेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती? लाल रक्त कणिकाओं में कम हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 101वां प्रश्न है, यह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, उसके बाद आपको टिक करना है।
ठीक है। तो आप देखेंगे आदिल शाह और कुतुब शाही। आगे बढ़ेंगे और भी दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरा आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तीसरा इंडिया सोसाइटी, चौथा इंडिया एसोसिएशन। इन सबको आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा किससे सुमेलित होगा। बताइए दोस्तों। 102वां प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, पहले का चौथा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है। और दूसरे की अगर बात की जाएगी तो इसका आंसर भी तीसरा हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम के द्वारा की गई थी। तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा विलियम एडिसन के द्वारा, और डी का आपका पहला हो जाएगा एस.एन. बर्जन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को किस वर्ष पराजित किया था, तो वो डेट आपसे पूछिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है पहले को दूसरे से। चलिए करते हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार सुमेलित होगा। तबकाते अकबरी की बात की जाए, तबकाते अकबरी की बात की जाए तो इसका जो सुमेलन होगा वो निजामुद्दीन के माध्यम से होगा। तबकाते बाबरी निजामुद्दीन। तबकाते नासिरी की बात की जाएगी तो इसका वास्ता मिन्हाउद्दीन हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिन्हाउद्दीन। ठीक है। मिन्हाउद्दीन कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, मिन्हाउद्दीन। तारिक ए फिरोज शाही की बात की जाए दोस्तों तो ये तारिक ए फिरोज शाही, इसका संबंध जियाउद्दीन बर्नी से हो जाएगा, तारिक ए फिरोज शाही। और तारिक मियानी की बात की जाए तो इसका संबंध ऑप्शन ए से हो जाएगा, अल हफ्ती। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बैरकपुर विद्रोह की बात की जाएगी दोस्तों, तो बैरकपुर विद्रोह 4 फरवरी 1857 को हुआ था, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी फोर्थ हो जाएगा। बुरहान विद्रोह की अगर बात की जाएगी तो ये 2 नवंबर 1824 को हुआ था, तो बुरहान विद्रोह आपका सही है। संथाल विद्रोह की बात की जाएगी तो ये दोस्तों 3 तारीख और 1958-56 में हुआ था, तो ये भी आपका सही है। वेलोर विद्रोह की बात की जाएगी तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो लोकपाल संस्था है ना, इसकी सबसे पहले बात की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 107 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन कहे जाते हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, भारतीय की बात हो रही है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ही योजना आपकी सुमेलित हैं। ठीक है, तीनों ही योजना को आप याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो 2016 में प्रारंभ की गई थी, जबकि यहाँ पर दिया गया 2017, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी बीच बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सूचकांक में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 110 का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, शिक्षा को शामिल किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के प्रश्न कह रहा है कि गुलाबी मोती के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, किस खाड़ी में मोती निकाला जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसके लिए प्रसिद्ध देश है म्यांमार और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन वो बांग्लादेश और मन्नार की खाड़ी, बांग्लादेश मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, होक्काइडो से होन्शु किस जल संधि से अलग होता है। तो ये दोस्तों जो होक्काइडो और होन्शु है ना, ये दोनों ही जापान के क्या हैं, द्वीप समूह। ये कौन सी जल संधि के माध्यम से अलग अलग होते हैं, तो उस जल संधि का नाम है सुंगारू जल संधि होन्शु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्नलिखित पर विचार करेंगे, उपयुक्त में से कौन से वेनेजुएला के पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि वेनेजुएला के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ब्राज़ील, इक्वेडोर, युगाना और कोलंबिया। तो मित्रगण आप याद रखेंगे, वेनेजुएला के जो पड़ोसी देश हैं वो आपके देखिए इक्वेडोर भी है, युगाना भी है और कोलंबिया भी है। ब्राज़ील यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 113 का। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखिए गलत हो गया दोस्तों, दोबारा से देखेंगे। वेनेजुएला के पड़ोसी देशों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वेनेजुएला के पड़ोसी देश हैं। एक तो देखिए ब्राज़ील है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राज़ील है। दूसरा आपका युगाना है और तीसरा आपका कोलंबिया है।
यहाँ पर आपका इक्वेडोर नहीं होगा, आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। 114वां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कह रहा है कि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव में पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से जो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उनका चुनाव करना है। आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर जब 115 के ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऋतु जनन संबंध प्रश्न की तरफ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको टिक करना है कि क्या इसका आंसर बनेगा। बताएंगे 116वां प्रश्न है। दोस्तों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले का चौथा हो जाएगा, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी का। टेक्निकल विचार करेंगे, उसके बाद आपको टिक करना है। ठीक है, बताएंगे हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। बात करेंगे मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है या जो सचिवालय है वो इसका कोई मुख्यालय सचिवालय नहीं होता। G20 का जो पेरिस में दिया गया था वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे G20 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज दिए गए हैं। इस प्रकार आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं। तो याद रखेंगे, देखिए तो आपका ग्रेटर नोएडा शामिल किया गया है, लखनऊ शामिल किया गया, आगरा शामिल किया गया है और वाराणसी शामिल किया गया है। ठीक है, है दोस्तों आप याद रखेंगे, ये जो प्लेटिनम पुरस्कार है किस राज्य को दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करेंगे और दिए गए कूट से सही का उत्तर आपको टिक करना है। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को
नंबर सी इसको टिक कर देंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन क्या है, सही कथन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमने 130 प्रश्नों को डिस्कस किया। गले में प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आज की वीडियो में केवल 130 प्रश्नों को कवर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था 150 प्रश्नों की वीडियो को सॉल्व कराएंगे आगे से। तो दोस्तों मैं 1-2 दिन में जैसे मेरा गला सही होता है मैं 150 प्रश्नों की वीडियो को कंटिन्यू वॉच करूँगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और एक बार एग्जाम से पहले उसका रिवीजन भी करके जाएँ। चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।